क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स एक डाइस को थ्रो किया गया है। ई इवेंट ऐसा है कि 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, एंड एफ इवेंट ऐसा है कि 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। नव्या, एक बार कंफर्म करेंगे? आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था आपको, 8th क्वेश्चन। यस मैम। 9th आई थिंक करवाना है, एक बार देख लीजिए। 9th करना है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, सो 9th करते हैं। 9th आपके पास है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ये लाइनअप इन्होंने किया है एक फैमिली पिक्चर के लिए। आपको ई इवेंट दे रखा है दैट सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन होना चाहिए, और जो एफ इवेंट है वो है कि फादर इन द मिडल, फादर मिडल में होना चाहिए। अब जो ये कॉम्बिनेशन है मदर फादर और सन के, ये कॉम्बिनेशन तो आपको बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि कैसे आपके बनेंगे। एक रफ सा हम बना लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे। सो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास मैं पहले यहाँ पे सेंटर में ले रही हूँ मदर, एंड यहाँ पे ले रही हूँ फादर, 2 केसेस ले रही हूँ। तो अगर मैं मदर का केस पहले ले रही हूँ, तो यानी कि नेक्स्ट अगर मैं फादर को ले रही हूँ, क्योंकि एक रो में लाइन अप करना है ना, तो मदर के नीचे अगर फादर आ रहा है तो फादर के नीचे देन सन आएगा, क्योंकि तीसरा सन ही बचता है। या फिर केस ऐसा हो सकता है कि मदर के नीचे सन आए, देन सन के नीचे क्या बचेगा, फादर बचेगा। ओके। दूसरा केस आपके पास क्या हो सकता है कि यहाँ पे फादर है, सो फादर के नीचे अगर यहाँ पे मदर आए, तो मदर के नीचे क्या बचेगा, सन बचेगा। कि अगर मदर यहाँ पे सेंटर में है, सो नीचे फादर होगा, फादर के नीचे सन होगा, एक केस ये बन सकता है। या फिर मदर के नीचे अगर मैं सन का केस ले रही हूँ, तो सन के तीसरा इंसान जो होगा वो फादर होगा, क्योंकि ऐसे ही बन सकता है, या तो मदर फादर सन इस ऑर्डर में आ सकते हैं, या फिर मदर सन एंड फादर इस ऑर्डर में आ सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे फादर सेंटर में ले रही हूँ, फादर के साथ मैं मदर ले रही हूँ, देन तीसरा बचता है कि मदर के साथ सन आएगा। या फिर अगर मैं फादर के साथ सन ले रही हूँ, तो तीसरा बचता है कि सन के साथ मदर आएगा। ये सिर्फ मैं केसेस बना रही हूँ कि क्या क्या केस बन सकते हैं इन तीनों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए, ताकि फैमिली पिक्चर हम ले सकें। ठीक है। अब तीसरा एक ये भी हो सकता है कि अगर मैं सन को सेंटर में ले लूं, क्योंकि जैसे मैंने मदर और फादर को सेंटर में लेके केसेस बनाए हैं, ऐसे सन को सेंटर में लेके केस बना लेते हैं। यहाँ पे सन है, सन के आगे अगर मैं फादर को खड़ा करूं, और फादर के आगे फिर कौन होगा, मदर खड़ी होगी। या फिर सन के आगे अगर मैं मदर को खड़ा करूं, मदर के आगे कौन खड़ा होगा, फादर। ठीक है। तो ये हमारे केसेस बन सकते हैं। अब क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो एक सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि टोटल हमारे क्या क्या केसेस बन रहे हैं। तो ये तो हमने एक डायग्राम फॉर्म में केस बना दिया, बट जो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं हम। अब ये सैंपल स्पेस बनाइए, देखो पहले मैं इन तीनों का ले लूंगी कि या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है मदर फादर सन, फर्स्ट लिख दिया। या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है मदर सन फादर, सेकंड लिख दिया। या फिर ये हो सकता है फादर मदर सन, थर्ड केस लिख दिया। या फिर ये हो सकता है फादर सन मदर, फोर्थ केस लिख दिया। या फिर ये हो सकता है सन फादर मदर, ये केस। या फिर लास्ट ये केस हो सकता है सन मदर फादर। ठीक है। तो ये हमारे सैंपल स्पेस आ गए। अब हम आ जाते हैं इवेंट पे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी थी। सबसे पहले हम ई इवेंट चेक करते हैं कि सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो सन एक एंड में यहाँ पे कहाँ है, एक तो मैं ये वाला केस ले लेती हूँ, एक एंड यानी कि या तो फर्स्ट नंबर पे हो या थर्ड नंबर पे हो, तो ये हो गया सन ऑन वन एंड। या फिर एक ये केस हो गया सन ऑन वन एंड लास्ट में आ रहा है। या फिर एक ये केस हो गया सन ऑन वन एंड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। या फिर एक ये केस हो गया सन ऑन वन एंड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। यानी हमारे पास टोटल 4 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी 4 है, एंड टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। तो 4/6 यानी कि 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ई की हमने निकाल दी।
एफ इवेंट आपको क्या कह रहा है कि फादर इन द मिडल, फादर मिडल में होना चाहिए। तो मिडल में देखिए फादर कौन कहाँ कहाँ पे है, एक तो इस केस में बीच में है फादर, देन इस केस में बीच में है फादर, और कोई केस नहीं है जहां पे फादर बीच में है, यानी कि 2 केसेस हैं और टोटल हमारे पास 6 हैं, यानी कि 1/3। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में हमने ई और एफ इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, बट आपको पूछा क्या था कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। ठीक है, सो ई अपॉन एफ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि सबसे पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। सो कॉमन पार्ट क्या होगा ई और एफ में? ई कह रहा है कि सन ऑन वन हैंड है, एफ कह रहा है कि फादर इन द मिडल, यानी हमें ऐसा केस लेना पड़ेगा जहां पे सन भी एक एंड में हो और फादर भी मिडल में हो, तो दोनों को वो सेटिस्फाई करे। तो ऐसा केस कौन सा हो सकता है? देखो, सन एक एंड में, फादर मिडल में, तो जहां तक मैं ये वाला केस देख रही हूँ, सन एक एंड पे चल रहा है और फादर मिडल में चल रहा है, दोनों कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो रही हैं। बट अगर आप किसी और केस में देखो, यहाँ पे नहीं, फादर और मिडल में कहाँ है? यहाँ, और जो सन है, सन एक एंड पे यहाँ पे भी आ रहा है, तो यानी कि ये केस भी हो रहा है, और फादर किसी मिडल में नहीं आ रहा, यानी दोनों कंडीशन की फादर मिडल में आए और सन एक एंड में हो, तो सिर्फ मेरे 2 केस बन रहे हैं, एक ये केस और एक ये केस, यानी 2 होगा, और टोटल हमारे पास 6 है, यानी कि 1/3। अब निकालना क्या था हमें? प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। उसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू 1/3 निकाली, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 1/3 है। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी हमने 1/3 निकाली, तो वो नीचे पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट अगर आप ये डायग्राम फॉर्म में नहीं एक बार बना के देखेंगे ना, तो आप ये सैंपल स्पेस पूरा नहीं लिख पाओगे। तो पेपर में बना रहे हो, डायग्राम भी बनाओ, सैंपल स्पेस भी बनाओ। डायग्राम बनाने से सैंपल स्पेस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर सैंपल स्पेस गलत नहीं है, देन आपकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली सही आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस इज रोल्ड। अब जैसे वो डाइस होता है, आप मान लीजिए एक ब्लैक कलर का डाइस है, एक रेड कलर का डाइस है। अब पूछा क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब कंडीशन दी होती है कि इफ अगर ये चीज गिवन है देन ये चीज बताओ। तो अगर मैं इस केस में बताऊं कि इफ और देन की कंडीशन क्या है, आपको कहाँ से पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालनी है? देखो, एक तो यहाँ पे कंडीशनल वर्ड यूज किया गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है? सम ग्रेटर देन 9 की निकालनी है, यानी ये वाला पार्ट आपका फाइंड करने वाला पार्ट है। ठीक है, दिस इज योर फाइंडिंग पार्ट। देन गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ये जो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ये आपको क्या है? गिवन वाला पार्ट है। तो जब भी आपको एक फाइंड वाला पार्ट और एक गिवन वाला पार्ट एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोला ना, एक चीज गिवन, देन बताओ कि सम ग्रेटर देन 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें यहां से पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालनी है। अब कैसे करेंगे इसको, वो देखो। आपके पास क्योंकि डाइस की बात की गई है एंड 2 डाइस रोल किए गए हैं, तो सबसे पहले तो ना हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब 2 डाइस रोल किए गए हैं, मान लीजिए पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में भी 1 आ गया। पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया। पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आ गया। ऐसे मैं 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 तक केसेस बनाऊंगी। 2 के साथ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 के साथ भी 1 से लेके 6 तक, 4 के साथ भी 1 से लेके 6 तक,
5 के साथ भी 1 से लेके 6 तक एंड 6 के साथ भी 1 से लेके 6 तक। ये आप 10th क्लास में भी करते थे, डाई को रोल करने की यही होती है। सो आपके पास यहाँ पे कितने केसेस, ये टोटल अगर हम देखें 2 डाइस जब रोल करते हैं तो टोटल जो केसेस होते हैं वो 36 केसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये 36 केसेस बन गए। ठीक है, अब 2 इवेंट हर एक क्वेश्चन में होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे भी 2 इवेंट ले लेते हैं, ई एंड एफ। अब ई इवेंट आपके पास क्या होता है, देखो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं ई अपॉन एफ, तो जो एफ वाला पार्ट होता है इट इज योर गिवन पार्ट। मैंने आपको कंडीशन में भी बताया था समझाते हुए कि दिस इज योर गिवन पार्ट, एंड जो ई वाला पार्ट है ये आपका फाइंड आउट करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप ई और एफ किसको मानेंगे, देखिए सम ग्रेटर देन 9 को आप ई मानेंगे क्योंकि ये फाइंडिंग वाला है। एफ किसको मानेंगे, जो गिवन है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ठीक है, तो हम वैसे ही मानेंगे, आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ई इवेंट क्या है आपके पास जो फाइंड आउट करने वाला है, दैट इज अ सम ग्रेटर देन 9, एंड एफ इवेंट क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो सबसे पहले हम ई इवेंट बताते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवेंट यानी फाइंड आउट करने वाला यानी सम ग्रेटर देन 9, तो आपको बताना है कौन से केसेस हैं जिनमें सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए 9 से ग्रेटर चाहिए आपको, ग्रेटर यानी कि 9 नहीं चाहिए, उससे बड़ा वाला आपने देखना है। तो फर्स्ट रो में अगर मैं देखूं कि इनका सम 9 से बड़ा आ रहा है, मैक्सिमम भी जाए तो 1 + 6 7 बन रहा है। सेकेंड रो में देखें मैक्सिमम भी जाए तो 6 + 2 8 बन रहा है। थर्ड रो में देखें मैक्सिमम जाए तो 3 + 6 9 बन रहा है, बट हमें 9 नहीं चाहिए, 9 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो कौन से हमारे केस हो सकते हैं कि 9 से बड़ा है। फोर्थ वाले उसमें रो में देखते हैं, तो आपके पास देखिए यहाँ पे 4 + 6 ये 10 आ गया। फिफ्थ में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखिए 5 + 5 10 आ गया, 5 + 6 11 आ गया। देन यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 + 1 यहाँ तो नहीं आएगा, 6 + 4 6 + 5 यहाँ पे 6 + 6, ये आपके पास केसेस आ गए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस आ गए। तो 6 केसेस है जहां पे सम जो है वो ग्रेटर देन 9 आ रहा है, एंड आपके पास टोटल जो केसेस हैं वो कितने हैं 36। तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6। जो दूसरा आपके पास था वो पूछा है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाइस जो है वो 5 के रिजल्ट में आना चाहिए। ठीक है, सो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 के केस आप देखिए कौन से होंगे कि 5 आपके पास आए, यहाँ पे 10 केसेस बन रहे हैं। सो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, हाँ जी कोई भी एक जना मुझे बता सकता है, हाँ जी सरताज आप बताएंगे ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 क्या हो सकता है ये केस। कौन, ब्लैक डाई वाला? हाँ जी, सम ग्रेटर देन 9 का तो हमने देख लिया, दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। मैम इसका ट्राई करो, देखो। नहीं मैम, पता नहीं लगा। ओके, नव्या आप ट्राई करोगे। हम 5 1 5 2 5 3 5 4। मैम रेड डाई पे कुछ भी आ सकता है। हाँ, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ और नहीं दिया हुआ, ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड एंड आपको बोला है कि गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो मैम इसका वही हुआ 5 1 5 2 से लेके 5 6 तक। हाँ जी, ये तो हो गया 5 1 5 2 से लेके 5 6 तक, और 10 केसेस बट है तो 4 और भी बने होंगे। हाँ, वो
152535 वाला। देन ये तो ज्यादा बन गए। एफ यानी कि आप निकालेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना पड़ेगा। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ आप निकालेंगे, सो 2/36 आया। कैसे? अब यहाँ पे ई और एफ की इंटरसेक्शन देखो, ई यानी कि 9 से बड़ा सम होना चाहिए, एफ यानी कि एक जो पहला वाला डाइस है उसमें 5 ही आना चाहिए। तो आप अभी देखो कि आप यहाँ पे 5 वाली रो पकड़ो, 5 वाली रो में 9 से बड़ा कौन सा होगा? एक तो 5 होगा, एक 5 होगा। अब इन दोनों को देखो तो पहले पहले नंबर पे 5 भी आ रहा है, और जो दूसरी कंडीशन है कि सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 11 बन रहा है, 10 बन रहा है, और इधर 11 बन रहा है, यानी 2 केसेस हुए आपके। तो 2 और टोटल केसेस 36, यानी कि 1/18। अब निकालना क्या था? पी ई बाय एफ। तो कैसे निकालेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई एफ, यही आपका फॉर्मूला होता है। सो ई इंटरसेक्शन एफ आपने 1/18 निकाला, पी ऑफ एफ हमने अभी निकाला 1/6, कैंसिल करके 1/3 आपके पास आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का है। और सेकंड पार्ट आप देखेंगे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब क्या है? 8 सम चाहिए, यानी कि ये फाइंड करना है, तो हम इसको ई इवेंट मान लेते हैं। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 चाहिए किसका? रेड डाइस का, यानी जो सेकंड वाला डाइस है रेड डाइस, उसका नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। तो क्योंकि ये गिवन पार्ट है तो इसको हम एफ इवेंट मान लेते हैं। सो यहाँ पे भी पी ई बाय एफ निकालना है, तो देख लेते हैं एक बार। आप पी ई इवेंट पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ई यानी कि सम 8 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो केसेस में सम 8 कहाँ कहाँ पे आपके पास बन रहा है। सो फर्स्ट केस में देखें तो नहीं बन रहा, सेकंड केस में देखें तो 2 6 का सम 8 बन रहा है, थर्ड केस में देखें तो 3 5 का सम 8 बन रहा है, फोर्थ में देखें तो 4 4 का 8 बन रहा है, फिफ्थ में देखें तो 5 3 का 8 बन रहा है, सिक्स्थ में आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका 8 नहीं बन रहा, यानी कि आपके पास 4 केसेस आ गए। एक मिनट, 1 2 3 4 एंड ये रहा, सॉरी 6,2, तो 5 केसेस आपके पास बन गए जिनका सम 8 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल किए हैं 5 केसेस, तो आपके पास 5 और टोटल कितना है? 36 आपके पास आ गए। ठीक है, और अगर एफ पार्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि रेड डाइस का रिजल्टेड कितना होना चाहिए? लेस देन 4 होना चाहिए, मतलब जो सेकंड वाला नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो आप फर्स्ट रो में देखो लेस देन 4 कितने आ रहे हैं? 1 2 3। ऐसे सेकंड रो में जो सेकंड वाला नंबर है वो देखना है, बिकॉज रेड डाइस सेकंड आपका आएगा। तो सेकंड रो में देखो कि जो कौन से नंबर हैं जो लेस देन 4 है सेकंड वाले, तो यहाँ पे देखिए लेस देन 4 यही आएंगे। थर्ड वाले में देखिए फिर भी लेस देन 4 यही आएंगे, यानी इससे लेफ्ट साइड आप जो भी केस लोगे उसमें सेकंड नंबर आपका लेस देन 4 आएगा। तो यानी ये 3 केसेस हुए, और टोटल इधर कितनी रोज है? 6। सो 6 3 ज़ा 18। सो आपके पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 18, और टोटल केसेस आपके पास क्या है? 36। ठीक है, देन आपको इंटरसेक्शन भी निकालनी होती है, बिकॉज ई बाय एफ के फॉर्मूला में इंटरसेक्शन आ रहा होता है। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई और एफ की इंटरसेक्शन यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मतलब आपके पास ई वाली कंडीशन की सम 8 भी होना चाहिए, और एफ वाली कंडीशन कि सेकंड नंबर लेस देन 4 भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी कंडीशन बन रही है? आप सम 8 देखिए और लेस देन 4, ये रहे लेस देन 4, ये लाइन से लेफ्ट वाले। तो इनमें से सम 8 कहाँ पे बन रहा है? आप एक तो देखो कि ये 6,2 ये केस में बन रहा है सम 8, और ये 5,3 ये केस में बन रहा है सम 8, और दोनों में देखो सेकंड नंबर यहाँ पे 3 है और इधर सेकंड नंबर क्या है? 2, यानी कि लेस देन 4 भी बन रहा है। सो दो ही केसेस हैं हमारे पास, 2/36। ठीक है, देन ई बाय एफ आपको निकालना है, ये आपका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ
2/36, F की प्रोबेबिलिटी 18/36, कैंसिल करके 1/9, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको यहाँ पे दिया गया है अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को आपने रोल किया है, कंसिडर करते हैं कि ये ई इवेंट है, ये एफ है, ये जी है। आपको यहाँ पे बताना है कि ई बाय एफ क्या होगा एंड एफ बाय ई क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, बिकॉज इसमें कुछ भी खास नहीं है, आपको डायरेक्ट दे रखा है। ये जो पार्ट्स हैं आप ऑलरेडी कर चुके हो, अभी हमने सीखा ई बाय एफ कैसे निकालना है, सिमिलरली आपने एफ बाय ई भी वैसे ही निकालना है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे यूनियन दे रखा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा है, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालनी भी सीखी है फॉर्मूला से, तो वो भी हम कर सकते हैं। सो ये जस्ट आपका एक लेंदी ही होगा, बट इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट केसेस दे रखे हैं, कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है। ई में 3 चीजें हैं, एफ में 2 चीजें हैं, जी में 4 चीजें हैं, सॉरी। सो ये आपने खुद होमवर्क करना है, नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगी, बट एक बार खुद ट्राई जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में देखिए, assume that each born child is equally to be a boy or a girl, कोई भी बच्चा पैदा होगा या लड़का या लड़की। So if a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? अगर एक फैमिली के पास 2 बच्चे होते हैं तो हमें बताना है कि बोथ गर्ल्स होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। ठीक है, तो ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला है, यानी अपॉन में निकालना पड़ेगा। अभी बोथ आर गर्ल्स, तो पहले तो हम इवेंट डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इवेंट डिसाइड करने के लिए हम पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, क्योंकि हमें केसेस देखने हैं, 2 ही बच्चे होने चाहिए। अब दोनों बच्चों में कितने केसेस बन सकते हैं, अब मान लीजिए दोनों ही बॉयज हो गए, तो यानी पहला बच्चा बॉय, दूसरा भी बच्चा बॉय हो गया, इसलिए मैंने 1 2 लिखा है बेस में। या फिर ऐसा हो सकता है पहला बच्चा बॉय, दूसरा बच्चा गर्ल हो गई हो, या फिर पहली भी गर्ल हो गई हो, दूसरी भी गर्ल हो गई हो, या फिर पहला बच्चा गर्ल हो गया हो और दूसरा बच्चा बॉय हो गया हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आप देखो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी फाइंड वाला पार्ट क्या है कि बोथ आर गर्ल्स, ये ई है हमारे पास, और गिवन दैट में फर्स्ट पार्ट ये आपके पास क्या है, एफ, यंगेस्ट इज अ गर्ल। ठीक है, तो हमारे पास जो इवेंट है बोथ आर गर्ल्स, यानी कि ये हमारा ई इवेंट है। अगर मुझे ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो बोथ गर्ल्स कहाँ पे होंगी, सिर्फ ये केस बन रहा है जहाँ पे दोनों लड़कियां हैं, सो 1, और टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं, 4। और दूसरा इवेंट चेक करें कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो कि हमारे पास एफ इवेंट आ जाता है। तो यंगेस्ट यानी जो बाद में होगी वो लड़की होगी, तो ऐसे केस कितने बनते हैं, एक तो ये केस है जहां पे सेकंड नंबर पे गर्ल पैदा हो रही है, एक ये केस है जहां पे सेकंड नंबर पे गर्ल पैदा हो रही है, छोटी गर्ल होनी चाहिए, तो यानी 2 केसेस डिवाइड बाय 4 यानी 1/2। और जो सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ये भी एक तरीके से फाइंड वाला सॉरी गिवन वाला पार्ट है, तो हम इसको यूजुअली एफ मानते हैं, बट एक ही क्वेश्चन में हम कर रहे हैं तो ई और एफ हो चुका है, तो मैं इसको जी पार्ट मान रही हूँ। ठीक है, सो इसको मैंने जी इवेंट ले लिया। सो जी इवेंट है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, डजेंट मैटर, एक लड़की होनी चाहिए। तो एक लड़की इस केस में भी आ रही है, इस केस में भी आ रही है, और इस केस में भी आ रही है, सिर्फ फर्स्ट वाला केस है जिसमें एक लड़की नहीं आ रही है, तो यानी कि 3/4। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूं तो E अपॉन एफ आपको निकालना है, सेकेंड पार्ट में देखूं तो इसको हमने G मान लिया है, तो E अपॉन G आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम E/F निकाल लेते हैं। E/F का फॉर्मूला क्या होगा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। अब बात आती है इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन मतलब E और F में कॉमन पोर्शन। देखो E कह रहा है कि दोनों लड़कियां होनी चाहिए, F कह रहा है कि छोटी लड़की होनी चाहिए, तो ऐसा केस जहां पे दोनों लड़कियां भी हैं एंड छोटी वाली लड़की है, तो ये तो यही केस बना ना, दोनों लड़कियां भी हैं
और छोटे नंबर सेकंड नंबर पे भी लड़की है, तो यानी एक ही केस हुआ। सो इंटरसेक्शन क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो 1/2, डिवाइड करेंगे सो 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ई बाय जी की अगर हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई इंटरसेक्शन जी, फॉर्मूला में वही आएगा, यहाँ पे एफ था तो इंटरसेक्शन एफ आया, यहाँ पे नीचे जी है तो इंटरसेक्शन जी आया। डिवाइड किससे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी कि यहाँ पे गिवन पार्ट एफ था, यहाँ पे जी है। सो ई और जी की इंटरसेक्शन, ये तो निकालना पड़ेगा कि ई और जी में कॉमन पार्ट क्या है। तो देखो ई आपको बोला बोथ आर गर्ल्स, जी आपको बोला एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, तो ऐसा कि बोथ आर गर्ल्स एंड एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, ऐसा वाला कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी देखो बोथ आर गर्ल्स एंड एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, यही होगा कि दोनों लड़कियां भी चल रही हैं और एक एटलीस्ट लड़की है, तो ये केस हो जाएगा यहाँ पे भी, यानी कि 1/4 आपके पास बन रहा है। और जी की प्रोबेबिलिटी हम कर चुके हैं 3/4, कैंसिल करके 1/3। ठीक है, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा। सो